ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत की कोशिश फिलहाल तो नाकाम हो गई है और ईरान की वार्ताकार टीम अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात किए बगैर ही लौट गई है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम जैसे मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों इन मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में सीज फायर टूटने वाला है? क्या फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने वाली है? तो अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता होनी थी, एक बार फिर से वो विफल हो गई है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन वो रुके नहीं, वो वहां से ओमान के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने वार्ताकारों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। अब बताया जा रहा है कि गतिरोध दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि परमाणु कार्यक्रम को ईरान को करीब 20 साल या उससे लंबा वक्त के लिए बंद करना होगा, और दूसरा यह है कि करीब 400 किलो एनरिच यूरेनियम उसे अमेरिका को सौंपना होगा। इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 पर लगा ब्रेक। बिना बात किए पाकिस्तान से लौटे ईरान के वार्ताकार। भड़के ट्रंप ने भी अमेरिकी टीम का दौरा किया कैंसिल। But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में टूट जाएगा सीज फायर? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. क्या ईरान अमेरिका में फिर शुरू होगी जंग? Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. ये सवाल इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन खत्म करने को लेकर जो उम्मीद की किरण दिख रही थी, वो अब टूट गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। चूंकि ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बिचौलिया की भूमिका निभा रहा था। लेकिन अब ईरान का डेलीगेशन अमेरिकी टीम के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही निकल गया। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और उन्होंने भी अमेरिकी डेलीगेशन का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लगता है कि इतनी लंबी दूरी की यात्रा करके पाकिस्तान जाना गैर जरूरी और बेनतीजा होगी। मैंने अपने लोगों से कहा है कि वे 18 घंटे की उड़ान भरकर वहां नहीं जा रहे हैं। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं, वे अब जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं। लेकिन अब हम और 18 घंटे उड़ान भरकर वहां जाकर बेकार की बातें करने के लिए नहीं बैठेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं में काफी कंफ्यूजन है, पता नहीं चल रहा है कि उनमें फैसला कौन लेगा। They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने जैसे ही अपने वार्ताकारों का पाकिस्तान दौरा रद्द किया, उसके ठीक 10 मिनट बाद ईरान की तरफ से उन्हें 10 पॉइंट का एक ऑफर पेश किया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का यह ऑफर मंजूर नहीं, ये और बेहतर हो सकता था। Paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What did they offer? They offered a lot, but not enough. Thanks. जाहिर है बात एक बार फिर से वहीं अटक रही है। माना यही जा रहा है कि इस बार भी दोनों देशों के बीच यूरेनियम और हॉर्मुज को लेकर ही बात अटकी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता शुरू ही नहीं हो सकी। क्योंकि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बस उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी, लेकिन तभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद से अपने दौरे के अगले पड़ाव ओमान के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले अरागची ने पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात की और उन्हें अमेरिका के लिए अपनी शर्तों वाली कॉपी सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान यात्रा को बेहद सफल बताया।
उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की हमारी यात्रा बेहद सफल रही है। ईरान पर चल रहे युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक व्यवहारिक रूपरेखा से जुड़ा ईरान का पक्ष रखा है। अब देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर है। अरागची इस्लामाबाद के बाद मस्कट यानी ओमान पहुंचे हैं। यहां से वो मॉस्को यानी रूस भी जाएंगे। यानी ईरान एक साथ कई देशों से संपर्क करके जंग खत्म करने का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटा है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को तो खारिज कर दिया है, लेकिन अब दोनों देशों का अगला कदम क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि होर्मुज पर ट्रंप की नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के लिए अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता फेल हो गई है। तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में बमों की बारिश होगी? मिसाइल चलेंगी, ड्रोन दागे जाएंगे, मिडिल ईस्ट वॉर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। सवाल यह है कि इस बार ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कैसा होगा? क्या ट्रंप से पहले मुज्तबा की फौज अटैक शुरू कर देगी? डील फेल होने के बाद अब ईरान सबसे पहले कहां अटैक करेगा? अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? मिडिल ईस्ट में वॉर का फेज 2 अब किसी भी पल शुरू हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सेकेंड राउंड महा तबाही लाने वाला हो सकता है। ट्रंप ने फिलहाल सीज फायर बढ़ाने को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। ऐसे में आशंका है कि ट्रंप का सीज फायर इस बार मुस्तफा की फौज तोड़ सकती है, और जाहिर है इस बार वॉर का सेंटर पॉइंट बनेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेड कर रखा है। ईरान सबसे पहले हॉर्मुज पर ही फुल कंट्रोल की कोशिश करेगा, इसलिए सबसे बड़ी जंग हॉर्मुज स्ट्रेट में ही छिड़ेगी। इसके अलावा IRGC की नजर अब अल मदेब पर टिकी है। ईरान अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस बार हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों स्ट्रेट को जाम कर सकता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गैस और बाब अल मंदेब से करीब 12% तेल गैस सप्लाई होता है। बाब अल मंदेब यमन के पास से निकलता है। हूती विद्रोहियों के जरिए ईरान यहां अटैक शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने दोनों जगह एक साथ अटैक शुरू कर दिए तो दुनिया की करीब 32% तेल गैस सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है। सीज फायर के दौरान ईरान हॉर्मुज में नई माइंस बिछा चुका है। गादिर क्लास की पनडुब्बी तैनात कर दी है। 30 से ज्यादा गादिर क्लास पनडुब्बी हॉर्मुज में अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है। ईरान के पास भले ही ताकत ज्यादा न हो, लेकिन उसे अमेरिका की सारी कमजोर नब्ज पता है, और इस बार IRGC यही टारगेट हिट करेगी। और इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक बार फिर से पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के हवाले से खबर दी गई है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान की यात्रा खत्म करके आज एक बार फिर से पाकिस्तान लौटेंगे। इसके बाद वो रूस जाएंगे। अरागची पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन के उन मेंबर्स के साथ बातचीत करने वाले हैं जो इस्लामाबाद से तेहरान लौट गए थे। माना यह भी जा रहा है कि जंग खत्म करने के लिए शर्तों पर बातचीत के लिए डेलीगेशन की ये टीम तेहरान में ईरानी नेतृत्व से बात करने के लिए गई थी। अगर शर्तों पर कोई अंतिम फैसला हुआ हो, ये मैसेज पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा। तो शर्तों पर ईरानी नेतृत्व की नजर बनी हुई है। पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को जानकारी देंगे अरागची। ईरान के विदेश मंत्री दोबारा से पाकिस्तान जाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कर रहा है, दोनों का मैसेंजर बना हुआ है। अमेरिका का जो संदेश है वो ईरान तक पहुंचाया जा रहा है, ईरान का संदेश अमेरिका तक। और इधर ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने को लेकर बातचीत पर सस्पेंस भी बना हुआ है, और उधर इजरायल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाकर हमला शुरू कर दिया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर पिछले 4 दिनों में 15 बार सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाकर दक्षिणी लेबनान में फिर से हमले किए हैं। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले के आदेश दिए हैं। इजरायल के इन नए हमलों में दक्षिणी लेबनान के सफाद अल बातीख शहर में काफी तबाही देखी गई है। कई इमारतों को नुकसान हुआ है। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहां से इजरायल की तरफ हमले किए जा रहे थे।
तो हिजबुल्लाह के ऊपर एक बार फिर से इजराइल ने सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसके बाद दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में खासतौर पे जहां से हमले हो रहे थे, रॉकेट दागे जा रहे थे, उन्हीं को निशाना बनाकर हमला किया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लेबनान की जो सरकार है, जो सत्ता है वहां की, उस सत्ता के साथ लगातार अमेरिका के मध्यस्थता के जरिए लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन हिजबुल्लाह जो एक आतंकवादी उग्रवादी गुट है, उसके साथ अब भी लेबनान के सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया ताकि वो सीज फायर को मान्य करे। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राज्य की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां पर मुकाबला सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच में है। एसआईआर के बाद बदले समीकरण ने जहां ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी, वहीं बीजेपी का दावा यह है कि इस बार ममता बनर्जी अपने घर में चुनाव हारेंगी। भवानीपुर को लेकर के ममता बनर्जी कितनी परेशान है, उसका असर भी दिख रहा है। शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी मंच से महज इसीलिए उतर गई क्योंकि पास में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की रैली हो रही थी। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग है। दूसरे फेज में सीएम ममता बनर्जी की किस्मत भी दांव पर लगी है। राज्य की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में खुद ममता बनर्जी मैदान में है। भवानीपुर टीएमसी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार यहां से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ममता बनर्जी हर बार यहाँ मुसलमान वोट बैंक लेने के लिए, ममता बनर्जी कुछ काम तो नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, सुशासन नहीं दिया। मुसलमान लड़की लोग भी रेप हो रहा है, पीड़ित है। मुसलमान यंग एडुकेटेड यूथ भी नौकरी नहीं मिल रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ये सॉलिड जो 35% वोट बैंक है, इसको मजबूत करने के लिए ये उनका प्लानिंग है। एनआरसी का पूरा माने कुछ को पता है। डिटेंशन कैंप ये तो झूठा बात बोलना उनका। अभी तो एनआरसी सीआई नहीं है, कुछ दिन पहले मछली था, अभी क्या एक छोटा खाटो चला दिया, नया इशू। इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। भवानीपुर की गलियों में चुनावी हलचल तेज है और यहाँ की लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि कोलकाता की बदलती पहचान पर जनमत संग्रह की तरह मानी जा रही है। अपने गढ़ में जीत के लिए सीएम ममता बनर्जी खुद पद यात्रा कर रही हैं। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। भवानीपुर इलाके में ही ममता का घर है। भवानीपुर में 70% गैर बंगाली आबादी है। नंदीग्राम हारने के बाद ममता भवानीपुर से जीती थी। 2021 उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,000 वोटों से जीती थी। भवानीपुर को ममता बनर्जी का अवैध किला माना जाता है, लेकिन यहाँ दीदी को ऐसी चुनौती मिल रही है कि शनिवार को उन्हें अपना भाषण चंद मिनटों में ही रोककर मंच से उतरना पड़ गया। দেখুন সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও। चक्रबेरिया रोड पर ममता बनर्जी की रैली थी। यहीं कुछ दूरी पर शुवेंदु अधिकारी की भी रैली हो रही थी। बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। लाउड स्पीकर पर तेज आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी अपना भाषण पूरा नहीं कर पाई और मंच से उतर गई। भवानीपुर के चक्रबेरिया रोड पर रैली को बिना संबोधित किए ममता दीदी चली गई। इस पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ममता बनर्जी बीजेपी के लाउड स्पीकर के शोर का हवाला देते हुए स्टेज से चली गई। जब नेता अपना आपा खोने लगते हैं तो ये अक्सर गहरी चिंता दिखाता है। क्या ये आने वाली हार की आहट है? ममता बनर्जी के मंच से उतरने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता जमीन पर उतर आए और शुवेंदु अधिकारी की सभा के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने हालात संभालने की कोशिश की,
लेकिन दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी होती रही। बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच यहां सीधी जंग हो रही है। एसआईआर में भवानीपुर सीट पर वोटर लिस्ट से 25% मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। एसआईआर होने से पहले भवानीपुर में कुल 2,06,295 मतदाता थे। एसआईआर के बाद से सूची से 51,004 नाम हटा दिए गए। डिलीट किए गए नामों में 23.3% मुस्लिम और 76.7% गैर मुस्लिम है। यही वजह है कि इस बार भवानीपुर में जीत हार का गणित आंकड़ों में उलझ गया है। भवानीपुर के सियासी समीकरण को देखें तो इस वक्त भवानीपुर में 42% बंगाली हिंदू हैं, वहीं मुस्लिम वोटर 24% है, जबकि गैर बंगाली हिंदू वोटर 34% है। गैर बंगाली हिंदू वोटर में कास्ट 26.2%, पूर्वी भारतीय 14.9%, मारवाड़ी 10.4% और ब्राह्मण 7.6% है। भवानीपुर में जीत के लिए केवल राजनीतिक लहर काफी नहीं मानी जा रही। मौजूदा हालात में भवानीपुर को सुरक्षित सीट की बजाय ऐसा राजनीतिक रण क्षेत्र माना जा रहा है जहां पारंपरिक वफादारी और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच का टकराव साफ दिख रहा है। क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक को दीदी अपना बताती हैं, उनमें से कुछ इस बार बीजेपी के साथ भी खड़े दिख रहे हैं। रोहिंग्या वो उनके साथ में, जो राष्ट्रवादी है मोदी जी के साथ में है, विकास के साथ में है, परिवर्तन के साथ में है। धर्म की राजनीति खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी उन्नयन की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है। हमें 4 तारीख का इंतजार है। हमारे संघों लोगों सब साथ है, सिर्फ चुपचाप है। इनके डर से तभी तो मोदी जी बोले भय आउट, भरोसा इन। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमित शाह ने बंगाल में गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने वाला बयान दिया तो ममता बनर्जी का पारा हाई हो गया। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का था। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाई জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিং এ বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না, আমি যেমন বলতে পারি না অন্যরাও বলতে পারে না। আইন সবার জন্য এক। दूसरे फेज में जिस तरह बीजेपी आक्रामक दिख रही है, उससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी अपने गढ़ में पिछड़ी तो फिर चौथी बार उनका सीएम बनने का सपना ही रह सकता है। और बड़ी खबर दिल्ली के करीब गुरुग्राम से है, जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही विकराल रूप ले लिया है। अब इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस बारे में फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। आग की चपेट में आकर 100 से ज्यादा झुग्गियां जल गई हैं। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश शुरू हुई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 100 से ज्यादा झुग्गियां जल चुकी थी। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं है, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। तो गुरुग्राम में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में आग लग गई। करीब 100 झुग्गियां इसमें जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचने के बाद बड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाने में कामयाब रही।
खाली। और अब खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर देर रात हुए ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दरअसल बुलंदशहर के खुर्जा में एक जन्मदिन पार्टी में उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गई जब मामूली विवाद ने अचानक से हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक पार्टी जिम में चल रही थी और जहां पर बर्थडे पार्टी के दौरान केक लगाने को लेकर दोस्तों के बीच बहस हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 युवक मनीष सैनी, आकाश सैनी और अमरजीत की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। वही घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, तो मौके पर पहुंची पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना खुर्जा नगर को अभी देर रात्रि सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवकों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें परिजनों द्वारा कुछ नामों को बताया गया है जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु तो 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शवों को पंचायतनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसमें इनका एक बर्थडे पार्टी के दौरान कहासुनी को लेकर विवाद हुआ है, जो अभी तक प्रथम दृष्टया सामने आया है। इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी कर अग्रिम विधायी कार्रवाई की जाएगी। अभी गिरफ्तारी शेष है, अभी इसमें टीमें लगी हुई हैं। जो भी इसमें आला कत्ल होगा उसकी बरामदगी की जाएगी। और शनिवार को अमित शाह ने बंगाल के जादवपुर और टालीगंज विधानसभा में रोड शो किया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग अमित शाह के रोड शो में शामिल हुए। ऐसा पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी के नेताओं के रोड शो में इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने इस दौरान लोगों से बातचीत की और बंगाल की जनता के मूड को टटोला। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। टॉलीगंज और जादवपुर दोनों सीटों पर यह प्रचार हो रहा है। खास बात यह है कि पहले चरण के मतदान के बाद लोगों में जोश और जज्बे के अलावा विश्वास की बात जगी है और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि हम घर से बाहर निकले हैं। पहले चरण के मतदान में वोटिंग टर्नआउट बढ़ा, लोगों में विश्वास बढ़ा और बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा। और अब देखिए यहाँ पर तमाम जितने भी समर्थक हैं, खासतौर पर बीजेपी के और जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है वो कदम ताल करते हुए इस रोड शो में जा रहे हैं। लेकिन ये जो रोड शो देख रहे हैं लोग, उनसे हम बात करते हैं। दादा, यही के रहने वाले हैं आप? क्या लग रहा है इस बार जादवपुर या टालीगंज में बीजेपी कुछ कमाल दिखा पाएगी? होता है लेकिन बुझना नहीं पड़ता है किसको, किंतु मना है जीते बीजेपी जीते पिछली बार तो हार गया था। हार गया था, लेकिन मालूम नहीं है। दादा, इस बार दीदी का कमाल दिखेगा या बीजेपी का कमाल दिखेगा? बीजेपी का। क्यों? पिछली बार तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूती दिखी नहीं बीजेपी की। अभी सारे जनता ही चाहिए बीजेपी का। अच्छा, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। इस बार क्या लग रहा है जादवपुर और टालीगंज दोनों में कौन भारी है? तो बोल नहीं सकते, लेकिन बीजेपी का चांस है। बीजेपी का चांस है। बदलाव है क्या? बांग्ला है। क्यों? दीदी काम नहीं कर रही होगा? बीजेपी आएगा इस बार, बीजेपी आएगा, बीजेपी। चलो सरकार, बीजेपी सरकार। 50-50। पिछली बार तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुला था यहाँ पर। इस बार उम्मीद है क्या? इस बार तो उम्मीद है। आंटी, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से खाता खोल पाए? आएगा। हाँ। दीदी तो कह रही है उन्होंने बहुत योजनाएं दी हैं यहाँ पर बंगाल वासियों को। हाँ? दीदी बोलছে कि অনেক কাজ করেছি বেঙ্গলে। হ্যাঁ, সেটা তো জানবে। এইবার যখন 4 তারিখেই বোঝা যাবে কে করেছে না করেছে। পরিবর্তন চাই दीदी, চাই পরিবর্তन চাই। परिवर्तन दिख रहा है क्या बंगाल में होने वाला है? देखिए, वो तो पब्लिक 4 तारीख मालूम पड़ेगा आपको। सुजीत भाई, इस बार क्या लग रहा है, दीदी का किला टूटेगा? लग तो ही रहा है। इस बार मैं देख रहा हूँ भीड़ ज्यादा आई है क्या पहले से? एक्चुअली बीजेपी का यहाँ इतना भीड़ कभी देखा नहीं है, अभी देख रहा है खत्म हो गया है इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं घर से। घर से सब दिन ही बाहर था, लेकिन इस बार कुछ अलग दिख रहा है। परिवर्तन का दर दिखाई दे रहा है। मेरे को अकेला नहीं है, सबको ही कुछ दिखाई दे रहा है। इस बार मैं भीड़ बहुत देख रहा हूँ। पिछली बार तो टीएमसी जीत गई, इस बार क्या दीदी का किला टूट जाएगा क्या यहाँ? नहीं, दीदी का बल नहीं टूटेगा। क्योंकि दीदी तो दीदी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम सब देखने आए हैं अमित जी को, लेकिन आपने जो मुझे पूछा कि दीदी का बल टूट जाएगा, ये ठीक बात नहीं। हाँ, देखिए, हम तो बंगाल में रहते हैं, तो हम लोगों का दीदी बस नहीं, वो सेंटिमेंट की बात नहीं है। दीदी एक हमारे लिए एक आदर्श है, एक पैशन है,
दीदी को देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतार दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी बंगाल चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए और इस दौरान मनोज तिवारी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पवन नारा ने। पश्चिम बंगाल में अब सबकी निगाहें दूसरे दौर पर टिकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज तिवारी, जो प्रचार करने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। मनोज जी, आप जिस प्रदेश से आते हैं, बिहार से, वहां तो ममता दीदी कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहरी लोगों के बीजेपी यहां लाकर वोट बनवा रही है, आप यहां वोट मांग रहे हैं। क्या है, ममता दीदी इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है पश्चिम बंगाल में। वो कहती है ये लोग यहाँ, ये अंदर वाले हैं, और इसी देश का कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति पश्चिम बंगाल में जो वर्षों से है, मतलब आप उसके खान पान, भाषा, भूषा, सब कुछ पश्चिम बंगाल की माटी से जुड़ा है, पश्चिम बंगाल की अस्मिता से जुड़ा है। वो लोगों का मेहनत पसीना लगा यहाँ, उनको बाहरी बोल देती है छटाक 1 सेकंड में। और जो इलीगल घुसपैठी आ रहे हैं उनको वोटर बनाने के लिए जैसे लगता है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो पश्चिम बंगाल अब डिसाइड करेगा। एखाने माँ माटी मानुष सभाई जे रकम अत्याचार होच्छे मैं बांग्ला में बोल रहा हूं, वो माँ माटी मानुष सभाई दारुण क्रंदन करछे, मतलब रो रहे लोग। आज पूरे पश्चिम बंगाल के किसी एरिया में चले जाइए, एक लाइन पे है पश्चिम बंगाल का हर मानुष कि ना दीदी चाइना। आज तेजस्वी यादव भी कलकत्ता पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैं सभी बिहारियों को अपील करूंगा कि ममता दीदी के लिए वोट करें। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ आप हैं, क्या कहेंगे? अब बिहार तो सुना नहीं उनका। आप सोचिए, तेजस्वी बाबू जिस पार्टी को लीड कर रहे थे, जो कभी शासन करती थी बिहार में, तेजस्वी बाबू ने उसको 25 के आसपास ला दिया। अब वो भी आकर के मांगेंगे। आप सोचिए, जब घर में कोई नहीं सुन रहा है तो बाहर क्या सुनेगा? ममता दीदी बहुत नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो यहाँ नाव में सवार हुए, उन्होंने कहा आपकी यमुना तो गंदी है और आप हमारी यहाँ आके फोटो खिंचवा रहे हो। आप खुद दिल्ली से सांसद हैं, यमुना पर तंज कसते हुए मोदी जी को घेरने की कोशिश। तो यमुना जी को तो उनके भाई ने ही खराब किया ना, जो अरविंद केजरीवाल है, जिसके साथ खड़ा हो कि उन्होंने कई बार फोटो खिंचवाया। उसी दिल्ली में जाती थी और अरविंद केजरीवाल जी को बोलती थी कि तुम ऐसे ही यमुना जी को नाश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काश तुमने कभी जो चला रहा था दिल्ली उसको टोकी होती। उसको तो आपने फुल समर्थन दिया, जिसने पूरे दिल्ली का नाश कर दिया, यमुना जी का नाश कर दिया। अब हम मोदी जी जो आज इस गंगा नदी में गए हैं ना, वो उस पवित्र पश्चिम बंगाल की अस्मिता को प्रणाम करने वेल्लूर मठ से निकले, पैदल गए। उसको मैच करना भी अब दीदी आपके इमेज में संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं ममता दीदी के वोट मांगने के लिए। अच्छा है, कुछ और घटा के जाएंगे दूसरे फेज में। अभी हम लोगों का पहला फेज 152 सीट पे चुनाव हुआ और हमारा आकलन है कि हम 110 प्लस जीतेंगे पहले फेज का। यूपी बिहार के वोटर को माना जाता है कि वो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर है, लेकिन जब विधानसभा के लिए चुनाव होता है तो वो टीएमसी के लिए वोट करता है। क्या अब की बार उस धारणा को बदला जाएगा? क्योंकि हुगली, हावड़ा, कलकत्ता ये वो इलाके हैं जहां बहुतायत में पूर्वांचल के लोग हैं, बावजूद इसके यहां टीएमसी की बड़ी पकड़ रही है और यही वजह है कि दक्षिण बंगाल को टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। तोड़ पाएंगे गढ़? गढ़ टूट गया।
गढ़ टूट चुका है। बस 4 मई को ये पहला जो चुनाव हुआ पहले फेज का और दूसरा जो हो रहा है ये 29 को, इसकी फॉर्मेलिटी है। आपको बता दूं मैं, आप हर चुनाव में गाना लाते हैं, अब की बार बंगाली में लाए हैं, क्या गाना गुनगुना रहे हैं? बांग्ला भाषा तो बहुत प्यारा मिष्टी भाषा है, हमने थोड़ा हिंदी बांग्ला मिक्स किया है। मैंने एक गीत बनाया है कि मांग रही बंगाल की धरती सवाई हो तैयार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, माँ माटी मानुष पुकारे मत बटना इस बार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি सरकार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার। और जब मैं ये बोल रहा हूँ ना तो इंडिया टीवी पे जो सुन रहा होगा ना वो मेरे साथ गा रहा होगा, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি सरकार। अमेरिका से भी बड़ी खबर आ रही है। वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। हमलावर ने होटल में कई राउंड फायरिंग की है। जिस वक्त होटल में हमला हुआ राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, जेडी वांस वहां पर मौजूद थे, उपराष्ट्रपति, जिसके बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहां पर एक डिनर होस्ट किया गया था और इस डिनर के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट वांस मौजूद थे। उसी दौरान फायरिंग होती है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और बाकी नेताओं को सुरक्षित निकाल लिया जाता है और वहां पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उस हमलावर को ढेर कर दिया है। अब सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, किस तरह से उस होटल में जहां पर राष्ट्रपति मौजूद थे, स्टेट डिनर होस्ट किया जा रहा था, वहां पर व्हाइट हाउस की तरफ से उसमें एक हमलावर घुसता है, वो फायरिंग करता है, लेकिन बाल बाल यहां पर जान बच गई है राष्ट्रपति की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही वो हिल्टन होटल है वॉशिंगटन में जहां पर इस डिनर का आयोजन किया गया था और इस डिनर के आयोजन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, अंदर उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे। फायरिंग की आवाज आती है, जिसके बाद उन्हें स्टेज से हटा दिया जाता है, सभी नेताओं को वहां से हटा देती है। उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस के जवान थे वो फिर इस हमलावर की तलाश में जाते हैं और बताया जाता है कि आखिरकार जो आमने सामने की मुठभेड़ होती है उसमें हमलावर को मार गिराया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे वहां पर गोलीबारी हुई थी। तो क्या उसके निशाने पर, क्या इस हमलावर के निशाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे? इससे पहले भी देखा गया था, जिस दौरान प्रचार हो रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान भी उनके ऊपर फायरिंग की गई थी और बाल बाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बच गए थे, उनको कान को छूते हुए गोली निकल गई थी। और उसके बाद एक बात सोचिए कि राष्ट्रपति हैं और वॉशिंगटन जहां पर की कैपिटल है, राजधानी है अमेरिका का, सीक्रेट सर्विस के जवान मौजूद हैं और उस होटल के अंदर फायरिंग होती है। और निशाने पर कौन थे? ये देखिए, ये डिनर होस्ट किया गया था हिल्टन होटल में और जैसे ही यहां पर फायरिंग की आवाज होती है, सीक्रेट सर्विस के जो जवान एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई और यहां से हटा लिया गया। कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन किया गया था यहां पर और राष्ट्रपति को सीक्रेट सर्विस के जवान हटाते हुए नजर आ रहे हैं, ले जा रहे हैं और अंदर आप देख सकते हैं कि माहौल कितनी अफरा तफरी भरा हो जाता है। लोग यहां पर खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है और राष्ट्रपति ट्रंप को हटा लिया जाता है। फिर यहां से उपराष्ट्रपति जेडी वांस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। ये देखिए, सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं तुरंत मुस्तैद हो जाते हैं और एक एक करके तमाम जो डिग्नेटरीज थे, खासतौर पर राष्ट्रपति, उसके साथ उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है और वो मोर्चा संभाल लेते हैं। वहाँ पर मौजूद, ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अचानक ही फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और अफरा तफरी मच गई इस हॉल के अंदर। व्हाइट हाउस की ओर से ये कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर रखा गया था, भोज रखा गया था, रात्रि भोज, जहाँ पर राष्ट्रपति पहुँचे थे और उसके बाद फायरिंग होती है और जैसे ही फायरिंग होती है, देखिए सीक्रेट सर्विस के जो जवान है, सुरक्षा कर्मी उन्हें घेर लेते हैं और एक एक करके वहाँ पर मौजूद जो डायस पर, मंच पर मौजूद थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन्हें मौके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके बाद बाहर जो हमलावर था, जिसके पास बंदूक थी, ये देखिए तस्वीर में थोड़ा बहुत नजर आता है, वो व्यक्ति जो गोलियां चला रहा था, उसको सीक्रेट सर्विस के जवान मार गिराते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पूरे दुनिया में सबकी नज़र वेस्ट एशिया पर है। इस बीच अमेरिका के अंदर ये सबसे बड़ी घटना है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होने जा रहा था या हमला होने से उन्हें बचा लिया गया। जिस तरह से
स्टेट डिनर चल रहा था, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था हिल्टन होटल के अंदर और बाहर गोलीबारी होती है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि एक बड़ी चूक थी सुरक्षा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिल्टन होटल में गोलीबारी की खबर। इसी होटल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिनर पर जाने वाले थे, लेकिन अब उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने शूटर को मार गिराया। हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर होने वाला था, जिसमें एक हमलावर मौजूद था, जिसकी अब मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमलावर हिल्टन होटल की लॉबी में था और सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ही खतरे को भांप लिया और उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। घटना के तुरंत ही बाद बैलीहोमी हॉल की अफरा तफरी मच गई, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी टीम वहां पर बैठी हुई थी और इस हमलावर ने टारगेट करके उसी जगह पर फायरिंग की जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने तमाम साथियों के साथ बैठे हुए थे। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो हॉल है वो लोगों से भरा हुआ था, लेकिन इस हमलावर ने कहीं और फायरिंग नहीं की है, बल्कि उसका जो टारगेट था वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे और मंच की तरफ उसने सीधे गोलियां फायर करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से खबर आ रही है, जहां हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस की ओर से कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की ओर से एक डिनर रखा गया था, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे। और जिस वक्त यहां पर ये आयोजन किया जा रहा था, मंच के ऊपर राष्ट्रपति मौजूद थे, उसी वक्त होटल की लॉबी में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के जवान मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने तुरंत मंच के ऊपर एक घेरा बनाया। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को मंच से हटा लिया गया। वहां पर जो तमाम मेहमान मौजूद थे उन्हें भी सुरक्षित हटा लिया गया, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उस हमलावर को घेरा और उसके बाद उसे मार गिराया गया है। तो क्या ये एक बार फिर से हत्या की कोशिश थी? डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की जा रही थी? क्या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही थी? जिस तरह से होटल के अंदर एक बंदूकधारी हमलावर घुसता है और उसके बाद लॉबी के अंदर फायरिंग करना शुरू करता है, उसके क्या निशाने पर यही हॉल था जहां पर राष्ट्रपति मौजूद थे। हालांकि इसको लेकर अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह से हत्या की कोशिश हो चुकी है, उनके ऊपर हमला हो चुका है, जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें वो बाल बाल बचे थे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से कोशिश थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने की और उन्हें जान से मारने की। लेकिन वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए और वक्त रहते उन्होंने उस बंदूकधारी हमलावर को, बताया जा रहा है, मार गिराया है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है, कोई पुष्टि इस बारे में नहीं हो पाई कि वो कौन था, क्या नाम था, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जहां पर मौजूद थे वहां पर एक बंदूकधारी हमलावर घुसता है, फायरिंग करता है। और ये तो आप कह सकते हैं कि गनीमत रही कि वहां पर वक्त रहते जो सीक्रेट सर्विस के सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन्होंने तुरंत इस हालात को संभाला, मौके को भांपा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को मौके से निकाल लिया। हर एक गेस्ट को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसके बाद उस हमलावर को मार गिराया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति को सुरक्षित वहां से तुरंत निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं कि उन्हें यहाँ पर कवर देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले इस हॉल से रवाना किया गया और उसके बाद जो हमलावर था उसे भी वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने तुरंत कस्टडी में लेते हुए उसको मार दिया है। ये पुष्टि भी हो चुकी है कि जो हमलावर प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने आया था उसकी हत्या कर दी गई है सुरक्षाकर्मियों द्वारा। और आप देख सकते हैं ये होटल जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे हुए थे, उनकी टीम वहां पर मंच पर बैठी हुई थी और वहां पर ये हमलावर आता है और प्रेसिडेंट ट्रंप को टारगेट करके फायरिंग करना शुरू कर देता है। बताया जा रहा है सुरक्षाकर्मियों द्वारा कि लॉबी में वो मौजूद था और वहीं से उसने प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ टारगेट करके ये फायरिंग शुरू की। हालांकि उसका जो अटैक था वो चूक गया और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर बाल बाल बचे और उनके सुरक्षाकर्मी फौरन ही उन्हें कवर देते हुए वहाँ से लेकर के रवाना हो गए और उसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने इस हमलावर को मार गिराया। पूरे हॉल में अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा ये जो हॉल है वो लोगों से भरा हुआ था। लेकिन उस हमलावर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ध्यान में रखते हुए लॉबी के रास्ते से प्रेसिडेंट ट्रंप पर गोलियों से हमला करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई फायरिंग की आवाज़ वहां पर सुनाई दी, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थे वो अलर्ट मोड पर आ गए और पहले तो किसी को कुछ देर तक समझ नहीं आया और उसके बाद जैसे ही पता चला कि ये फायरिंग की आवाज़ है, फौरन प्रेसिडेंट ट्रंप को वहां से निकाला गया।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक बंदूकधारी हमलावर को मार गिराया गया हिल्टन होटल में। ये तस्वीरें देखिए जहां पर आपको कैरोलाइन लेविट नजर आएंगी, जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, क्योंकि यहां पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की ओर से एक डिनर का आयोजन किया गया था। तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर मौजूद थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे। ठीक उस दौरान गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और तुरंत मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स को सुरक्षित निकाल लेते हैं। जो गेस्ट वहां पर मौजूद थे उनके अंदर भी अफरा तफरी मच जाती है, उन्हें भी एक एक करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो किसी भी गेस्ट को और साथ ही साथ किसी भी मौजूद नेता को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसकी पुष्टि कर दी गई है अमेरिका के प्रशासन की ओर से, अमेरिकी प्रशासन की ओर से। लेकिन ये हमलावर कौन था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमलावर को मार गिराया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन आप सोचिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां पर मौजूद है, वहां पर अगर एक बंदूकधारी हमलावर घुस सकता है, तो ये सुरक्षा में चूक है, बड़ी चूक है कि राष्ट्रपति के इवेंट में एक बंदूकधारी हमलावर घुसता है, फायरिंग भी करता है। हालांकि ये जरूर है कि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे वो उसको मार गिराते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि आखिरकार सुरक्षा का इंतजाम किस कदर लचर रहा होगा कि राष्ट्रपति जहां पर मौजूद है वहां पर एक असॉल्ट राइफल लेकर कोई यहां पर एक हमलावर घुस जाए। और आपने सुना किस तरह से यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये गन लेकर के अंदर पहुंचा कैसे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर मौजूद थे। इतनी हाई सिक्योरिटी यहाँ पर होती है, बावजूद इसके इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को ये पार करके बंदूकधारी इस हॉल में, इस होटल में अंदर घुसा कैसे, ये बहुत बड़ी सुरक्षा चूक यहाँ पर। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो जान है वो बाल बाल बच गई। आप देख सकते हैं मंच पर प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है और वहाँ पर ये हमलावर आता है और वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद हैं वहां पर ये हमलावर पहुंचा, बंदूक लेकर पहुंचा, और क्या किसी ने भी उसकी चेकिंग नहीं की? इतनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है जब प्रेसिडेंट ट्रंप किसी कार्यक्रम में जाते हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले ये यूएस सीक्रेट सर्विस ने प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानी ट्रंप इन दोनों को इवैक्यूएट किया है। दरअसल ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का एक एनुअल डिनर था और ये समारोह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आए थे और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आए, इधर आने के बाद बातचीत चल रही थी, उसी दौरान गोलियों की आवाज़ आई और उसके तुरंत बाद ही इनको इवैक्यूएट करवाया गया। इवैक्यूएट दोनों को किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई मूवमेंट होती है, चाहे सीक्रेट सर्विसेज हो, सीआईए हो या फिर उनकी अपनी सिक्योरिटी के चारों तरफ से इसको पूरा कॉर्डन किया जाता है, क्लियरेंसेस लिए जाते हैं, उसके बाद ही किसी के अंदर आने की अनुमति है। और ये क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिनर था और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था, तो इसी वजह से यहाँ पर चाहे सीक्रेट सर्विस के लोग हों या बाकी सभी लोग हों, उनकी सिक्योरिटी और साथ में सुरक्षा और बढ़ी हुई थी। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो व्यक्ति था जिसके हाथ में वेपन था, उसने जो फायर किया तो उसके तुरंत बाद ही जैसे ही गन शॉट की आवाज़ सुनी, उसके तुरंत बाद ही वहाँ से इन दोनों को इवैक्यूएट करवाया गया। दोनों सुरक्षित हैं, इसमें इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात की है कि ये जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था, ये हिल्टन है और उसके अंदर ये किया जा रहा था। उसी दौरान जैसी ये घटना घटी है, उसके तुरंत बाद चाहे सीक्रेट सर्विसेज हों या फिर बाकी, तो ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी कार्रवाई और पूरा इस पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये अभी तक की सबसे बड़ी घटना है। ये करीबन अमेरिकन टाइम के हिसाब से 8:30 बजे की घटना है, रात की। और जैसे ही ये हुआ उसके तुरंत बाद ही जो फुटेजेस हैं, चाहे वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हो या फिर बाकी जो कैमरास लगे हुए थे, उन सब के फुटेज को देखा जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है। जो वहाँ पे किसी को भी नुकसान इससे नहीं हुआ है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि जिसमें ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था और वहाँ पे
गोलियों की आवाज सुनाई गई और फिर उसके बाद जो गनमैन है उसकी तरफ लगातार फायर किया गया। अभी अब से कुछ देर बाद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि जिसने फायर किया था उसको शॉट डाउन कर दिया गया है या फिर अभी उसको डिटेन किया गया है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो जिसने फायरिंग की थी उसको शॉट किया गया है, तो यानी उसको भी काउंटर फायर में मार गिराया गया है। लेकिन अभी से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक पुष्टि हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है जिससे काफी ज्यादा चिंता भी बढ़ती है और साथ में सिक्योरिटी जो क्राइसिस है, एक तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको इवैल्यूएट करने की बात कही जा रही है। करीबन 2 से 3 राउंड के लगभग फायर सुना जो वहाँ पे लोग मौजूद थे और बहुत ही सिलेक्टेड लोग इसके डिनर के अंदर मौजूद थे। और ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि करीबन जब ये 3 से 4 राउंड फायर किया गया, करीबन 8:30 बजे रात का अमेरिकन टाइम जो है उसके हिसाब से ये वक्त था और काफी हाई प्रोफाइल लोग इस डिनर में मौजूद थे। और जब जैसे ये गोली चली, जैसे ये गन शॉट सुनाई दिया गया, उसके तुरंत बाद ही फर्स्ट लेडी और साथ में डोनाल्ड ट्रंप को वहां से हटाया गया। जो आसपास का पूरा एरिया है वो उधर चाहे डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगस्टे हो या ट्रेजरी सेक्रेटरी हो स्कॉट या उसके वहाँ के जो बाकी और हैं FBI डायरेक्टर काश पटेल और जो मेजॉरिटी थी वहाँ पे, उन सभी को वहाँ से सुरक्षित हटाया गया, निकाला गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सवाल इस बात का भी है कि मेटल डिटेक्टर और सेंसिटिव इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ है और ऐसे में जो ये पूरा डिनर था, जो बॉलरूम का एरिया था, यहाँ तक किसी का पहुंच जाना वेपन के साथ, तो ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है और साथ में चिंता का सबब भी है। एक और हम आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के कई रिपोर्टर्स होते हैं, तो उसी तरीके से कई रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इसे कैप्चर भी किया है, क्योंकि उस दौरान जो आप जानकारी दे रहे हैं, इस बीच आपको बता दें कि एक पुलिस अधिकारी की भी इसमें हमें बयान सुनने को मिला है। तो सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में क्या जानकारी दी है। Lost another officer in the line of duty and another officer who's been critically injured. At approximately 10:50 a.m., our officers transported an individual over to Swedish Covenant Hospital for an observation. At which time, 2 of our officers were shot. One was shot critically and was pronounced. The second officer right now is fighting for his life in the hospital behind us. And we ask that you keep the families of these officers in your prayers. तो ये बड़ी जानकारी यहाँ पर पुलिस अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि ये सुबह करीब 10 बजे के आसपास की घटना है और जो हमलावर था वो सिक्योरिटी यानी कि अंदर घुस नहीं पाया था। जो आउटर सिक्योरिटी कॉर्डन होता है वहीं पर ही उसको पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था, जिसमें से एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है और दूसरा पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ है, लेकिन एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो आपको ब्रेक पर जाने से बता देते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और अब से थोड़ी देर पहले जो पुलिस अधिकारी की हम आपको बयान सुना रहे थे उसमें भी कई अहम जानकारियां दी गई हैं। लेकिन जिस वक्त हमला हुआ, ये सुबह का वक्त था, करीब 10 बजे सुबह ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर रखा गया था और बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार वो व्हाइट हाउस की तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में शामिल हुए थे, पहली बार बतौर राष्ट्रपति, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। और उसी के ऊपर हमला होता है और बाहर मौजूद, यहां पर राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं, बाहर जो सिक्योरिटी थी उस बाहर के सिक्योरिटी के घेरे में ही बताया जा रहा है कि एक हमलावर फायरिंग करता हुआ अंदर घुसने की कोशिश करता है। 2 पुलिस वालों को गोली लगती है। जब पलटवार किया जाता है तो वो शख्स भी घायल होता है, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। इसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिसमें से एक पुलिस वाले की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है।